सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज पूनम त्रिपाठी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रेणु जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। नहीं, ये तो औपचारिकता है इसलिए पूछा मैंने। बस दिल से नहीं पूछा। नहीं, ये तो हम नाराज हो जाएंगे भाई। बस बिल्कुल बस खत्म। अरे नहीं रेणु जी, क्या है ना, बहुत दिनों बाद मुलाकात होती है तो ऐसा हाँ। लगता है कि पूछ लेना हाल नहीं, चाल। तुम ऐसा करो कि कुछ अच्छे व्यंजन वगैरह बता दोगे तो भाई हम फिर खुश भी हो जाएंगे। वो तो है कि है, नहीं? आज तो कोई भी बता। नाराज हो तो सबसे बढ़िया खूब अच्छी चीजें बनाओ, परस दो, बस खुश। बिल्कुल। और फिर आज तो चांद पर भी चलेंगे, है ना? क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस ना। जी। और साथ ही होगा आज, जैसे कि बहुत सारे खेल हैं, वैसे ही एक खेल है शतरंज का। तो आज हम विश्व शतरंज दिवस भी मना रहे हैं। बिल्कुल मना रहे हैं। तो भाई चांद दिवस और शतरंज दिवस की पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं दे देते हैं सभी साथियों को, जो खेलते हैं, जो नहीं खेलते हैं, जो चांद पर गए हैं और जो नहीं गए हैं, जो सपना देख रहे हैं उन्हें भी बधाई। और हो सकता है किसी के चेहरे में आप चांद देख रहे हो तो उन्हें भी बधाई, है कि नहीं? क्या बात, है बिल्कुल। ना? तो और रेणु जी, और एक चीज है कि क्या है ना कि अभी व्यंजन की बात तो की आपने, तो जब बहुत लजीज खाना आता है ना तो कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार, हर बार पूनम, हर बार हर बार होता है ऐसा। तो इस तरह से कई बार कुछ बीमारियां जैसे मोटापा वगैरह, इस बारे में भी आगे बात करेंगे हम। तो अभी हम बता देते हैं कि विषय तो हालांकि फेसबुक के जरिए श्रोताओं को पता चल ही गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा हमारे बहुत सारे श्रोता हैं। हालांकि जिन श्रोताओं ने फेसबुक के माध्यम से अपने विचार रखे हैं उनको तो पहले हम धन्यवाद देते हैं कि इतने सक्रिय हैं कि जैसे ही ये पोस्टर आता है और तुरंत जुट जाते हैं अपनी जानकारियां देने के बारे में, नमस्कार के बारे में, और अपनी जो भी हमारी जो बातें हैं उन्हें साझा करते हैं, अपने विचार इस विषय पर। उन्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन और भी लोग हमारे कार्यक्रम जो सुन रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो डाइटिंग के बारे में अक्सर सावधानी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम वो बात करेंगे कि हम बहुत सारी चीजें जो गलतियां करते हैं जब हम डाइटिंग करते हैं और उसका सही मतलब भी नहीं समझ पाते, तो उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और सखी विशेष का दिन है तो आज वीरांगना अमल प्रभा दास जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है ना कि वैसे तो कहा जाए कि आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सी वीरांगनाओं ने अपनी आहुति दी है ना। कुछ ने आंदोलनों में भाग लिया है और कुछ ने अपने विचारों से उस राह पे चलकर अपनी मंजिल पाई है, कह सकते हैं, और लोगों को जागरूक किया है। और ऐसी ही कर्मठ और समाज सुधारक महिला थी वीरांगना अमल प्रभा दास, जिनका जन्म 12 नवंबर 1911 को असम के डिब्रूगढ़ में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए अमल प्रभा जी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से नहीं हो सकी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा असम के स्थानीय स्कूल से रही, लेकिन बाद में कलकत्ता कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। और ये वो दौर था पूनम, ये तो हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब इस समय की बात होती है तो हम बराबर कहते भी हैं कि महिलाओं का पढ़ना इतना अच्छा नहीं माना जाता था, बल्कि बुरा माना जाता था कि इनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन एक तो इनकी इच्छा शक्ति कि ये इन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें पढ़ना ही है, और फिर परिवार ने भी सहयोग दिया। पिता की प्रेरणा से उन्होंने साल 1929 में रसायन शास्त्र की पढ़ाई की, वो भी विज्ञान लेकर पढ़ना, मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है ना। और जब वो रसायन शास्त्र की पढ़ाई कर रही थी उस समय असम राज्य में वो अकेली महिला थी जिन्होंने ये विषय लिया था और पढ़ा था। और बाद में वो क्लिनिकल पैथोलॉजी के में डिप्लोमा करने के बाद उन्हें डिप्लोमा मिल गया तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से उन्हें पढ़ाने का आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, क्योंकि भाई गुलामी की बात थी और उन्हें लग रहा था कि अगर हम ब्रिटिश सरकार के सहयोग से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम गुलामी की एक और मिसाल बन जाएंगे कि हाँ, हमने उनकी सहयोग से पढ़ाई की। तो उन्होंने इनकार कर दिया। और रसायन शास्त्र पढ़ने वाली वो असम की पहली, उस पूरे राज्य की पहली महिला थी जिन्होंने इस विषय को लेकर पढ़ाई की। और स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साल 1934 में महात्मा गांधी असम राज्य गए, और इसी वक्त अमल प्रभा दास उनके संपर्क में आई। और उनका अधिक समय लेकिन कस्तूरबा गांधी के साथ बीतता था, और जिसकी गहरी छाप उनके मन और मस्तिष्क पर पड़ी। और वो जान चुकी थी कि आज़ाद भारत के लिए देश का विकास करना और समाज को नए सिरे से पुनर्भाषित करना होगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पिता के विरासत से जो उनको संपत्ति मिली थी, उन्होंने कस्तूरबा गांधी के नाम से एक आश्रम स्थापित कर दिया, जहां वो महिलाओं के लिए सामाजिक विकास के लिए जुड़ गईं।
और उन्होंने ग्राम सेवक विद्यालय, कस्तूरबा कल्याण केंद्र, युवा सेवक दल और गौ सेवा समिति जैसी कई केंद्रों की नींव रखी। और बहुत सारे सामाजिक जो विकार हैं या बुराइयां हैं, छुआछूत जैसी और भी जो भी बुराइयां थीं, उन्हें दूर करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा और इन कुरीतियों की और मान्यताओं को तोड़ने के लिए भी वो सामाजिक कार्य करती रहीं और जन जागरण करती रहीं। उनके विश्वास की ही जीत थी कि उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए सम्मान दिया गया, बहुत सारे उन्हें सम्मान दिए गए। साल 1954 में अमल प्रभा दास को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। साथ ही 1981 को उनके समाज के विकास के लिए रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए पहला जानकी लाल बजाज पुरस्कार दिया गया। और आज भाई देखो हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि वो प्रेरणा स्रोत है, सामाजिक कार्यों के लिए, देश के विकास के लिए जुटी रहीं और एक हमारी अमूल्य धरोहर है। और असम राज्य सरकार द्वारा समाज सेवा में बेहतर कार्य के लिए लोगों को अमल प्रभा दास पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ऐसे ऐतिहासिक कार्य जब कोई करते हैं तो उनके नाम पर पुरस्कार चलते हैं, तो कुछ ऐसे ही हैं। तो हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए और लेनी चाहिए। और एक जो बात है कि उनके पिता ने उनको पढ़ाया, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा
चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पूनम, हमने बात की अमल प्रभा दास जी की, वीरांगना थी और जो सामाजिक कार्य किए उनकी बात की। तो एक बात और है, जैसे कि उनकी शिक्षा हुई तो जाहिर है कि पैसा था उनके घर में और पिता संपन्न थे, तो उसके बाद भी चाहती तो वो आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया कि उन्होंने अपनी संपत्ति सारी दे दी, देश के लिए न्यौछावर कर दी। ये बहुत बड़ी बात है ना? और एक बात और है कि सिर्फ पैसा होने से ही शिक्षा नहीं हो पाती, आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रेणु जी, बात तो बिल्कुल सही है कि इच्छा शक्ति सबसे ज़रूरी है। और जैसे कि इच्छा शक्ति है और अगर आप मन में लगन है, मेहनत है, तो अब कहते हैं ना कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो चांद पर पहुंच गए। बिल्कुल, उनकी भी कहना चाहिए एक प्रेरणा रही होगी जिससे वो आज चांद पर पहुंच गए और आज हम घर बैठे चांद के बारे में जान रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल तो सही बात है। क्या कह सकते हैं कि आज हम बहुत सारे रहस्यमय चीजों से घिरे हुए हैं ना, तो लेकिन एक विज्ञान एक जरिया है जिससे हम कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। ब्रह्मांड में ऐसी बहुत से ग्रह हैं, अंतरिक्ष हैं, तारे हैं, चंद्रमा है, जैसे आपने बोला। इन बातों से अब हम अनभिज्ञ नहीं है ना, हमें पता है कि क्या चीजें हैं। तो ये सब विज्ञान की ही देन है। देखो, इसीलिए तो आज का दिन मना रहे हैं ना। बिल्कुल, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम मना रहे हैं क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं। और आज का दिन जो है 20 जुलाई साल 1969 को ही अपोलो 11 मिशन जो था, उस यान के जरिए अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। और उनके साथ थे पायलट बज एल्ड्रिन, और जो चांद पर सफल कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे। और माइकल कॉलिंस करके थे, उनके साथ ही थे, वो भी उनके साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन वो चंद्रयान से बाहर नहीं आए और चांद की परिक्रमा करते रहे। इस तरह चांद पर पहुंचने वाले पहले ये 3 व्यक्ति थे। और अगर याद होगा हम लोगों को, तो बचपन में याद है कि वो एक पत्थर आया था तो उसकी प्रदर्शनी लगी थी, तो जो टाउन हॉल होता था शहर का, उसमें लोग देखने जाते थे। तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि वो एक अवशेष की तरह वहां से लाया गया था चांद पर से, और सब हम लोग बच्चे लोग देखने जाते थे। तो वो पूरे शहर में सब जगह गया, तो कितनी बड़ी बात थी, वो देखकर बड़ा आश्चर्य लगता था। और ये सोचना, ये सुनना भी बड़ा आश्चर्यजनक था कि चांद पर इंसान ने कदम रख लिया, है ना? वाकई। और इसी उपलब्धि के लिए ना उन्होंने कहा था, नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था इस उपलब्धि के बाद कि मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है ना, मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है, ये उनका कहना था। और इस मिशन के लिए वो कमांडर थे और उनकी इस उपलब्धि के लिए 1978 में उन्हें कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। और साथ ही उस दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे, उन्होंने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान से भी उन्हें नवाजा। तो भाई, इस तरीके की उपलब्धियां इंसान ने की, तो हमारे बहुत सारे साथियों ने इस बारे में अपनी जानकारी भी दी हुई है। हालांकि नील आर्मस्ट्रांग की अगर बात करें तो एक एरोस्पेस इंजीनियर, परीक्षण पायलट और प्रोफेसर भी थे। और एस्ट्रोनॉट बनने से पहले वो नौसेना में थे और कई युद्ध में उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, तो जाहिर है कि उनकी योग्यता तो ऐसी ही थी। तो इस ऐतिहासिक दिन का जो सजीव प्रसारण किया गया था और बाद में इस प्रसारण को अन्य प्रमुख स्टेशनों द्वारा पूरी दुनिया में प्रसारित किया गया, वाकई बहुत स्वर्णिम पल था। हम आज भी याद करते हैं तो लगता है कि अरे वाह, सच में हम लोगों को जब इतनी कह सकते हैं ना कि रोमांच हो रहा था कि कैसे चांद पर पहुंच गया इंसान, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी और हम सबके लिए भी उपलब्धि ही है। और इस दिन की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस घोषित किया, प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस को मानवता की स्थिति और संभावनाओं पर शिक्षित करने और जागरूकता को बढ़ावा देने के रूप में चुना गया है। बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय
और के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। तो ये हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजे हैं। और ऐसे ही एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि विश्व चांद दिवस यानी चंद्रमा पर इंसान के पहुंचने का दिन पूरे ब्रह्मांड के लिए खुशी का दिन था, जिसे कवियों शायरों ने लाने की बात कही, प्रेमी प्रेमिकाओं ने पहुंचने की बात कही, वैज्ञानिकों ने वहीं पहुंचा ही दिया। किसी ने चांद की तुलना अपनी खूबसूरत प्रेमिका से की, तो किसी ने चांद को चुरा कर लाने की बात कही, और अब तो पहुंचकर चांद को गल बहियां भी डाल दिया। ये तो सचमुच खुशी मनाने वाली बात है। आप सभी को विश्व चांद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये इनका कहना है। वाकई सच है ना रेणु जी की हर लोग जो है, या हमारे गीतों में ही देखेंगे आपके चांद की खूबसूरती से जो तुलना की जाती है वो बहुत ही अलग है ना। बहुत अलग है और बड़ा आसान तरीका है, दे दिया जाता है। इन्होंने देखो जैसे 2 पंक्ति लिखकर भेजी है, उसके चेहरे की चमक के आगे फीका लगा, उसके चेहरे की चमक के आगे फीका लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। तो कहीं कहीं चांद को जो ना इस तरीके से भी सुनना पड़ता है। क्योंकि प्रेमिका की खूबसूरती के आगे लोग चांद को भी अधूरा मान लेते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी जानकारी हमारे और भी साथियों ने लिखी है कि 20 जुलाई 1969 को चांद पर मानव का पहला कदम पड़ा। जब चांद की सतह पर उन्होंने कदम रखा तो दिल की धड़कन 125 के आसपास धड़क रही थी। उस समय छोटा सा कदम मानव का विज्ञान में सबसे बड़ा कदम रहा, जो धरती से चांद पर छलांग लगा गया। इस बात को आज 53 साल हो गए, लेकिन लगता है जैसे कल की ही बात हो। वाकई धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। तू झूम के चले तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। गुनगुन गूंजे राग आज पवन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। वो क्या चीज थी मिला के नजर मिला दी, हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। वो क्या चीज थी मिला के नजर मिला दी, हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। अरे होंगी दो दो बात आज मिलन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। धीरे धीरे चल।
रेणु जी, वो कहावत है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो वही कह दो कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, क्योंकि इसके भी मायने बदल गए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बदल गए भाई, क्योंकि इस कहावत की आधी बात तो सच है कि पढ़ना लिखना अच्छी बात है, जरूरी है। जरूरी है, लेकिन ये भी सच है कि खेलना कूदना भी उतना ही जरूरी है ना। जरूरी भी है, और अब तो कह सकते हैं कि इस दिशा में पूरा आप करियर बना लेते हैं और इसको पूरे व्यवसाय के तौर पर अपना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और खेलने से हमें आनंद तो मिलता ही है साथ ही ना, और हम स्वस्थ भी रहते हैं ना। तो ऐसे बहुत से ऐसे खेल भी हैं जो शरीर को स्वस्थ तो रखते ही हैं, जैसे आपने बोला, और शरीर के साथ ये हमारी बुद्धि कौशल को भी बढ़ाते हैं। कुछ खेल ऐसे कुछ खेल ऐसे हैं तो कुछ है कि शरीर के लिए हैं, कुछ मन के लिए हैं, कुछ मस्तिष्क के लिए हैं। लेकिन हाँ, जो शरीर वाले हैं उनमें मस्तिष्क की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन शतरंज की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज विश्व शतरंज दिवस है, तो इसमें हम बैठकर अपने दिमागी घोड़े दौड़ाते हैं। और जो खेल है शतरंज, उसमें घोड़े भी हैं, हाथी भी है, राजा है, बिल्कुल, है ना, रानी और भी है, पैदल भी है, रानी भी है, ऊंट भी है। तो बहुत अलग तरीके का शतरंज का खेल है वाकई। और ये रेणु जी सबसे पुराना खेल है, खेलों में से एक है, और जो बहुत ही लोकप्रिय भी रहा है, और जो कि विश्व स्तर पर खेला जाता है ना। लेकिन इसका आविष्कार कहें तो भारत में 5वीं शताब्दी में हुआ था, और इसे चतुरंगा नाम से जाना जाता था। और आप इस खेल का जो है कि हम 58वां जो है वर्षगांठ मना रहे हैं, और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है आज के दिन। और ये शुरुआत हुई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई, और यही वो संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करती है, ये संस्था। बिल्कुल। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य न केवल शतरंज खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ावा देना है, बल्कि लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सद्भावना के लिए भी है ये खेल। बिल्कुल ना, क्योंकि सद्भाव बढ़े। और ये खेल ऐसा है कि बहुत खामोशी से खेला जाता है, कह सकते हैं। बिल्कुल दिमाग लगा के खेला जाता है, चुपचाप बैठ के, बिल्कुल साइलेंस होता है उसमें। जो खेल के दौरान कोई भी हल्ला नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत ही क्या कहना चाहिए कि एकाग्रता की जरूरत होती है। किसी भी तरीके का आप दिमागी भटकाव अगर होगा तो आपको चाल नहीं चल पाएंगे, फिर तो शह और मात वाली जो बात है उसमें आप हार जाएंगे। तो कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें भी आपका मैत्रीपूर्ण व्यवहार बना रहे, सामाजिक सद्भावना बनी रहे, इसको बढ़ावा देने के लिए शतरंज के खेल को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसीलिए ये दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ही ग्रैंड मास्टर, वुमेन ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, वुमेन इंटरनेशनल मास्टर जैसे टाइटल्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से लोगों में एक प्रतियोगिता की भावना रहती है और खेल के प्रति उत्साह बनता है। और शतरंज के खेल में ग्रैंड मास्टर होना मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि है, या ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अवार्ड है जी ना। भारत में इस अवार्ड को पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। सबको चौंका दिया था जब ये जीते थे, है ना। बिल्कुल। और हाल ही में 19 साल की प्रियंका नुटक्की ने राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप को जीतकर भारत की वो 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। तो भाई इस तरह से मात्र 9 साल की उम्र में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली कोनेरू हम्पी ने भी महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। और आज अन्य खेलों की तुलना में शतरंज खेल ठीक है उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश की उपलब्धि इसमें काफी है। और अभी आज अगर हम नाम लें आजकल खास तौर से, तो एक 16 साल के आर प्रज्ञानानंद ने भी इस बार मैग्नस कार्लसन प्रतियोगिता जीती है। मैग्नस कार्लसन को हराकर ये है इन्होंने जीता है, चेसिबल मास्टर्स जीता है मौजूदा। तो इस तरीके से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी तो 16 वर्ष के हैं, देखो आगे क्या क्या करते हैं। तो प्रज्ञानानंद जी को भी ढेर सारी बधाई, और भी जितने लोग हुए हैं उन्हें ढेर सारी बधाई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा विश्व स्तर पर हमारी एक पहचान होती है और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ खेल है। बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी चालें हैं इसमें। बिल्कुल। और आज इस खेल के जरिए ही कह सकते हैं बहुत सी चीजें, या हमारे जो वर्तमान में जो हमारे अभिभावक हैं या माता पिता हैं उनके भी विचार इस दौर में बदल रहे हैं। वो भी इस तरह इस ओर बढ़ रहे हैं। केवल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे ही खेल नहीं, इस तरह के खेलों में भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है और इनका महत्व भी बढ़ रहा है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो युवा हैं इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल।
जी अभी जैसे खेलों की बात चल ही रही थी ना, तो ये जो शरीर है ना, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी खेल बहुत ज़रूरी है ना? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और खेल के साथ हम जो अपने भोजन जो लेते हैं उसके बारे में भी हमें बहुत जागरूक होना चाहिए ना। जी हाँ, लेकिन तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। तो हम फिर हाजिर हो गए। बिल्कुल, अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से सखी सहेली कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत है खाने पीने के साथ में। बिल्कुल। नहीं, खाने पीने से पहले हाँ। डाइटिंग करवा लेते हैं श्रोताओं अरे से? ये क्या मतलब है? मतलब खाने की बात कर लो या डाइटिंग की? भाई देखो ये जो है ना विरोधाभासी चीजें, थोड़ा सा आयुर्वेद भी मना करता है। नहीं, लेकिन क्या है ना रेणु जी, खाने के साथ-साथ हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तो क्या ये होगा ना कि हम अपनी मनपसंद चीजें खा सकेंगे हमेशा के लिए। हाँ, थोड़ा हमें संतुलित परहेज रहना नहीं है, चाहिए। बिल्कुल संतुलित रहना चाहिए। और कहते हैं ना कि आज अगर दौर देखा जाए तो छोटे-छोटे बच्चों में भी मोटापा जो बोलते हैं ना, एक बहुत भयानक और गंभीर समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका रीज़न मतलब कह सकते हैं हम ये है कि जो हम बाहर का तला भुना खाते हैं या घर में भी बना हुआ जो खाते हैं और किसी भी टाइम पे खाते हैं, मतलब जो टाइम कहते हैं ना, जो नियमित दिनचर्या है वो ना करके कैसे भी हम जो खा पी रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। और जो मोटापा है, जैसे तुम बार-बार कह रही हो, समस्या, क्योंकि ये कई बीमारियों को जन्म देता है। तो जाहिर है कि ये बहुत हमारे लिए अलार्म है, एक तरीके से सचेत हमें करता है कि भाई मोटापे को संभाल के रखिए, इसको दूर रखिए अपने से। तो जाहिर है कि लेकिन इसके लिए जाहिर है कि बड़ी सामान्य सी बात है कि हम सब डाइटिंग शुरू कर देते हैं। तो कई लोगों को डाइटिंग के दौरान भूख भी लगती है और उसे कंट्रोल करके खाना न खाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अगर किसी को भूख लग रही है और वो डाइट के कारण खाना नहीं खा रहा है तो उससे गैस भी बन सकती है या फिर चक्कर भी आ सकते हैं। ये हमारे साथी ने लिखा है, तो मैं ऐसे हमारा चेहरा न देखो क्योंकि हमारे साथी ने लिखा है। तो जाहिर है कि ऐसी भी चीज़ें उठती हैं, रहती हैं। तो डाइटिंग के समय हम किन की चीज़ों का ख्याल रखें और क्या गलतियां करते हैं, इस बार में हमें एक बार फिर से अपना अवलोकन करना होगा, है बिल्कुल करना होगा। और हम ये सोच सकते हैं कि जब डाइटिंग करते समय हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई डाइटिंग करना है मतलब पूरी तरह से उपवास ही रखना है, या एक टाइम नहीं खाएंगे, एक टाइम थोड़ा ज्यादा खा लिया तो वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डाइटिंग करने का भी एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, बोलना चाहिए, कि जिसमें आपको पूरा जो सिस्टम होता है उसको पूरी तरह से आपके शरीर को सारे पोषक तत्व मिलने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आपको ना। साथ में जैसे कि छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। गर्म पानी पीना, जो कुनकुना पानी होता है, सुबह उठते ही कुनकुना पानी पीजिए। अगर आपको नींबू पानी सूट करता है या आपको आपके शरीर को दिक्कत नहीं होती है तो उस समय आप नींबू पानी गर्म पानी में लेकर उसका सेवन कर नींबू डालकर ले सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है तो ये निर्भर करता है कि आपका शरीर क्या कहता है ना। जी। साथ ही आप खाने के साथ छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपके शरीर को पोषक तत्व भी मिलेगा और आप जो बाकी चीज़ों से आप जो तली भुनी चीज़ें जो आप खा रहे हैं ना, उससे भी आपका बच सकते हैं आप उन चीज़ों से। देखो बात ये हो जाती है ना कि डाइटिंग का मतलब हम सोचते हैं हमें ये नहीं खाना है, हमें वो नहीं खाना है। तो उससे बेहतर ये है कि आप ये देखें कि आप क्या क्या खा सकते हैं,
उनकी अगर हम सूची बना लें तो हम ज़्यादा खुश भी रहेंगे, हमें ये तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें सब छोड़ना पड़ रहा है। बल्कि आप उस दिशा में ध्यान दें कि आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या बेहतर है। जैसे तुमने अभी कहा कि छाछ है, रस लें या नारियल पानी है, इन सब चीज़ों का सेवन करें, है ना। जो जिसको कहते हैं ना कि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं उनका प्रयोग शुरू कर दें, उनकी आदत शुरू कर दें। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब मेवे लें, दही है, गर्म पानी जैसे तुमने कहा, इन सारी चीज़ों को लें, क्योंकि पूरा पोषक तत्व तो शरीर को मिलना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा शरीर जो है हमारा एक मशीन की तरह है और इसमें एक ईंधन की तरह से हमारा भोजन है। तो जाहिर है कि सारी चीज़ें संतुलित होना ही चाहिए, लेकिन जो हमारी गलत प्रक्रिया है, जो गलत तरीका हमने अपना रखा है, उसको छोड़ना है, ना कि खाना छोड़ना है ना। बिल्कुल, खाना नहीं छोड़ना है। साथ में जैसे कि कभी ऐसा होता है ना कि हमने चाय ज़्यादा पी ली, कॉफ़ी ज़्यादा ले लिया ना, तो ये इन चीज़ों से भी हमको बचना है। एक हमारे श्रोता लिखते भी हैं कि हद से ज़्यादा डाइटिंग का नतीजा ये होता है कि आप अपनी भूख को चाय, कॉफ़ी, निकोटीन या पानी पीकर दबाते हैं। ये आदत भी आपको नुकसान पहुंचाती है। कई बार डाइटिंग की आदत आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है और कई मानसिक बीमारियां हो सकती है। इसलिए डाइटिंग नहीं, प्रॉपर डाइट लें। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। सच बात तो ये है कि डाइटिंग का मतलब ये है कि डाइट आप संतुलित करना है, ना कि खाना ना खाना है। डाइटिंग का मतलब हम मानकर चलते हैं कि खाना छोड़ना, डाइट छोड़ना है, तो ऐसा नहीं। और ये बात बिल्कुल सही इन्होंने कही है कि अक्सर वही होता है कि हमें भूख लग रही है तो हम सोचते हैं कि एक कप चाय पी लेते हैं तो हमें 1 घंटे 2 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। खाने के समय जब भूख लगती है तो खाना ज़रूर खाएं, लेकिन वही है जो बार बार हम खाते हैं, बीच में जो खाते हैं या बाजार की चीज़ें खा लेते हैं, नमकीन आदि खा लेते हैं, वो सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको रोकें। और क्योंकि क्या होता है कि डिहाइड्रेशन भी होने की संभावना रहती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन उसका बिगड़ जाता है, फिर आपको ऊपर से कुछ लेना पड़ता है। और धीरे धीरे ऐसा भी होता है पूनम कि हमारे साथी अच्छी तरह जानते होंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी कम होने लगती है, अगर हम जिस तरह का हम लोग ने एक मानसिक धारणा बना ली है कि डाइटिंग का मतलब ये होता है ना। तो वो भी है रेणु जी। और दूसरी चीज ये है ना कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि डाइटिंग में हम कम अपने शरीर को जितना चाहिए उससे कम लेना शुरू कर देते हैं ना। तो अननेसेसरी कभी ऐसा होता है कि हम रात में अगर जग रहे हैं तो कभी कुछ खा लिया, तो जो एक्स्ट्रा चीजें हम खाते हैं उससे हमारा मोटापा घटने की बजाय और बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। मतलब वही हो गया कि केवल आप भोजन की तरफ ना ध्यान दें, बल्कि अपनी पूरी दिनचर्या पर ध्यान रखें कि जब आपको सोना है तो आप नियमित उसी समय सोएं, और सुबह फिर जाहिर है कि उसी हिसाब से आप उठेंगे। तो जिस समय आपने निर्धारित किया है कि आपको नाश्ता करना है, जिस समय आपने निर्धारित किया है कि आपको दिन का भोजन करना है, रात्रि का भोजन करना है, तो आप उसी समय खाएंगे। और बात फिर वही आती है कि नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ब्लड प्रेशर आदि जो होता है हमारा वो संतुलित रहता है। वैसे भी कहते भी हैं कि शुगर जो बीमारी है, डायबिटीज़ है, वो तनाव और इन सब अनियंत्रित जो हमारी दिनचर्या है उसकी वजह से होती है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है और कहीं ना कहीं हम अस्वस्थ होने लगते हैं ना। बिल्कुल। तो खैर बातों को अभी थोड़ा सा विराम देते हैं, आगे एक पहले गीत सुना लें। अच्छा, मुझे लगा तुम अंतराल ले रही हो। किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या।
शोला जगा लिया, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। रेणु जी, जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे डाइटिंग के बारे में कि क्या क्या इससे नुकसान है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि डाइटिंग करते समय बहुत सी चीज़ें फ़ायदेमंद भी हैं हमारे लिए। जैसे कि हम सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हाँ, कि हमें वो तो क्या व्रत से भी खाना हो है। जाता है। हाँ, व्रत से तो हो जाता है, लेकिन हाँ, वो लेकिन नियम डाइटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ खा रहे हैं तो ये सोच कर खा रहे हैं कि ये हमारे शरीर में कैसे जाएगा, कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि जो भी सामने आया वो खा लिया। हाँ। तो आप बहुत चयन करते हैं तब खाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सिलेक्टिव चीजें खाते हैं। तो जाहिर है कि फिर आपके धीरे धीरे त्वचा में निखार आता है, फिर धीरे धीरे व्यक्तित्व में निखार आने लगता है, फिर तो बस सातवें आसमान पे उड़ने लगते हैं। लोगों से और तारीफ भी मिलती है। तारीफ मिलती है, इसीलिए तो हम 2-4 व्यंजन बता देंगे कि बस ये खाइए और सारी डाइटिंग फेल है कि नहीं। लेकिन देखो हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा है ना, किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह के बिना डाइट का सेवन नहीं करना चाहिए। एक हफ्ते में 400 ग्राम से 1 किलो वजन कम करना स्वस्थ तरीका है। 1 किलो से ज्यादा वजन कम करने से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। बता दें, वजन कम करने के लिए 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज का कमाल होता है। तो बात बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि डाइटिंग के साथ आप एक्सरसाइज करते हैं, मतलब प्रॉपर डाइट के साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, अपने आप को तरोताजा महसूस करते रहेंगे और आप हर काम में एक एनर्जी मतलब के शक्ति के साथ आप काम कर पाएंगे। आपको जो थकान और अनिद्रा जैसी समस्याएं हैं वो नहीं होंगी। और वैसे भी देखो ना, क्या है कि अगर हम केवल अपने खान पान का ख्याल रखते हैं, यानी डाइट कंट्रोल करते हैं, संतुलित रखते हैं, अगर व्यायाम नहीं करते हैं तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। फिर हम निराश हो जाते हैं, फिर डाइटिंग भी छोड़ देते हैं, संतुलन भी छोड़ देते हैं और सब कुल मिलाकर बस 0 बटा सन्नाटा हो जाता है। तो बेहतर है कि दोनों चीज साथ साथ करेंगे, आपको परिणाम मिलेगा तो जाहिर है कि आप में फिर से उत्साह आएगा और फिर आप रसोई घर की तरफ जाएंगे, कुछ अच्छा अच्छा बनाएंगे। क्या बनाने जा रही हो पूनम? आज तो वैसे देखा जाए तो सावन का महीना चल रहा है। हाँ, और कहीं कहीं शुरू जब होगा तब लोग व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे। तो अच्छा, व्यंजन कुछ इस तरीके का? तो आज कुछ इस तरह के ही व्यंजन आए हैं रेणु जी की आप उपवास में भी खा सकते हैं और अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप वैसे भी खा सकते हैं। फिर तो हलवा? हाँ, हलवा है, बहुत सरल तरीके से बनाया जा सकता है। शकरकंद का हलवा आप बना सकते हैं जो कि अच्छा होता है, और आलू का भी हलवा आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत थोड़ी चीजों की जरूरत है। उबले हुए आलू चाहिए या उबला हुआ शकरकंद, जिसका भी आप हलवा बना रहे हैं वो ले लें। घी ले लें, थोड़ा सा दूध, थोड़ी मात्रा में आधा कप लगेगा आपको, और थोड़ा सा शक्कर, जितना आप मीठा खाना चाहें। तो आलू और शकरकंद को उबाल लें अलग अलग, ये एक साथ नहीं करना है। ये अगर आप आलू का हलवा बना रहे हैं तो आलू उबाल लीजिए, शकरकंद का बना रहे हैं तो शकरकंद को उबाल लीजिए, छिलके निकाल दीजिए, उसे मैश कर दीजिए और कढ़ाई में घी डाल दीजिए 2 चम्मच 3 चम्मच। उसके बाद ये जो मैश किया हुआ जो मिश्रण है उसको उसमें डाल दीजिए गरम होते ही, और उसको चलाते रहिए। इसमें क्या है ना कि आपको भूनना, जो घी में जो ये मिश्रण है इसको भूनना जरूरी है। अगर आप भूनेंगे नहीं तो वो स्वाद नहीं आएगा, कच्चापन सा लगेगा, उबला उबला सा लगेगा। इसमें थोड़ी सोंधापन आ जाता है तो स्वाद बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये जब आप भून लेते हैं और तो उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दीजिए, और जब लगे कि कढ़ाई से थोड़ा घी छूट रहा है तो आप समझ जाइए कि वो भून गया है। और दूध भी डालना है, थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं बाद में, भुनने के बाद डालेंगे। थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, साथ में आप चाहें तो मेवे भी डाल सकते हैं। मेवे भी डाल सकते हैं। दूध डालने से थोड़ा जो उसका सूखापन है वो कम हो जाएगा। और शक्कर की बात है तो शकरकंद जब अगर डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम शक्कर लगेगी, और अगर आलू का बना रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा आपको चाहिए होगा शक्कर। तो चलिए, ये तो हो गया हलवा। और हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि भुट्टे का इन्होंने कुछ व्यंजन बताया है। अच्छा, किसी ने लिखा है भुट्टा समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि भुट्टा ऐसे समझने वाली चीज है, लेकिन साथ में खाने वाली चीज भी है। आप सीधे भूनकर भी खा सकते हैं, लेकिन साथी ने जो लिखा है कि उसको ले लें और उसका दाना निकाल कर पीस लें, तो दाना भी निकला हुआ मिलता है, उसको पीस लें। और इसमें इन्होंने लिखा है कि चरपा रोटी या भुट्टे का चिला, तो बेहद ही गर्म मुलायम भुट्टे मिलते हैं, तो उन्हें आप सिलबट्टे में आराम से पीस लें या मिक्सी में पीस लें। इसमें नमक, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन मिलाकर जैसे चिला बनाते हैं वैसे बना लें।
चटनी के साथ इसका आनंद लें। आप डिनर में भी बना सकती हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। बेहद स्वादिष्ट लगती है और पौष्टिक भी है। अगर आप इसे नॉन स्टिक में बना रही हैं तो बहुत कम तेल में बनता है, तो भुट्टे की पीठी को बहुत पतला ना करें, तो थोड़ा मोटा दरबरा सा रखेंगे तो जाहिर है कि रेशे भी रहेंगे, तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और बिल्कुल, और जो डाइटिंग कर रहे हैं ना रेणु जी, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसी ही चीजें आप खाएं, ऐसी ही चीजें जो है आपके स्वास्थ्य को, मतलब आप जो डाइटिंग कर रहे हैं खासकर उनके लिए फायदेमंद है। इससे आपकी हेल्थ नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल, वो आलू का हलवा ना खाएं। नहीं, लेकिन उपवास में तो कहते हैं ना कि कोई ऑप्शन नहीं रहता, या कोई हमारे पास कम वैरायटी है, बहुत सी कम चीज होने के संग संग नहीं। देखो ऐसा है ना कि अगर आपने एक समय ही खाना, उपवास का मतलब है आप एक निश्चित अपना बना लें कि ये आपने व्रत कर लिया कि हमको दिन में एक बार खाना है या 2 बार खाना है, बस, उससे ज्यादा नहीं बार बार खाना है। तो कुछ इस तरह से आप रख लेंगे और इतना ही खाना है तो बेहतर रहेगा। और हमें है गाना सुनाना। जादू सवरिया कर गया मुझ पे जादू। ये क्या किया रे, गजब किया रे, चोर को समझी मैं साधु। सवरिया कर गया मुझ पे जादू। कर गया रे, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू। सवरिया कर गया मुझ पे जादू। भोली सूरतिया मगर है सयाना। भोली सूरतिया मगर है सयाना। सीखे कोई वो से दामन बचाना। सीखे कोई वो से दामन बचाना। वादा करके मुकर गया। कर गया रे, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू। सवरिया कर गया मुझ पे जादू। तुम जो कहो तो मैं नाम बता दूं। तुम जो कहो तो मैं नाम बता दूं। पत्थर की मूरत के दर्शन करा दूं। पत्थर की मूरत के दर्शन करा दूं। जिसके कदमों पे कर गया। कर गया रे, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू। सवरिया कर गया मुझ पे जादू। मालूम ये सब है तुम्हारे ही कारण। मालूम ये सब है तुम्हारे ही कारण। महफिल में नाची तुम्हारी पुजारन। महफिल में नाची तुम्हारी पुजारन। मत पूछो दिल किधर गया। कर गया रे, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू। सवरिया कर गया मुझ पे जादू। फिर अब क्या?
अब आगे व्यंजन बताते हैं तो श्रोताओं को। तो भाई अब इडली बता देते हैं। अब ये ना हाँ। सोचना कि वो रवे वाली इडली या वो वाली है, बल्कि ये है सामी और साबूदाने की। तो सामी, साबूदाना, दही, अदरक, हरी मिर्च, सेंधा नमक ले लें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले भिगोना होगा, 6 से 8 घंटे भिगोना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सामी और साबूदाने में दही, अदरक, हरी मिर्च का थोड़ा पेस्ट डालकर 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दें। भीगने के बाद इसे मिक्सी में पीस दें। तो सेंधा नमक भी डाल दें। अब इस मिश्रण को इडली के सांचे में थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर जैसे रखते हैं वैसे पकने दें। इडली तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद मूंगफली की चटनी के साथ इसको खाएं। मूंगफली की चटनी कैसे बनेगी इसके लिए भी बता दें कि भुनी हुई मूंगफली को थोड़ा हरी अदरक, हरी मिर्च और सेंधा नमक डालकर पीस दें। और तो बहुत चाहे तो स्वादिष्ट। थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं उसमें। हाँ, दही भी डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। चाहे तो डालें, नहीं तो सादी वैसे, लेकिन थोड़ी सी दही तो डालनी ही पड़ेगी, ज्यादा अच्छा हल्का लगेगा खट्टा आपको। लगेगा तो चाहेगा वो और थोड़ा सा कहते हैं ना कि घोल सा जैसा हो जाएगा। हाँ। तो मुलायमियत भी आ जाएगी इडली के संग। और वैसे ही रेणु जी, सामी के आटे की जो है ना, या सिंघाड़े के आटे की बोलते हैं, उसकी वो भी कढ़ी भी बनती है। वो व्रत में जो कढ़ी खाई जाती है ना, ताकि कितने व्यंजन है। तुम कह रही थी व्यंजन नहीं है, कोई और भी चीजें नहीं है, बहुत चीजें हैं। बताओ जरा कढ़ी। तो कढ़ी के लिए क्या है कि वही दही में आप सिंघाड़े के आटे को घोल लीजिए। और जैसे आप तड़का लगाते हैं कढ़ी का, तो उसमें आप थोड़ा सा तेल या घी, अगर आप घी यूज करेंगे तो भी चलेगा जी, उसका उपयोग कर सकते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा 2 चम्मच या 1 चम्मच आप तेल या घी डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए। जीरे के साथ आप डाल सकते हैं हरी मिर्च डाल सकते हैं, अदरक का थोड़ा सा पेस्ट करके आप डाल सकते हैं, ये डाल दीजिए। और जब आप दही में सिंघाड़े के आटे को घोल लीजिए और अच्छा पतला कर लीजिए और उसको डाल दीजिए। धीरे धीरे डालें और चलाते रहें। और उसमें फिर धनिया पत्ती चाहे तो काट के डाल सकते हैं आप, और यानी कि जो सेंधा नमक। अच्छा, बस गोल, बस पकौड़ी नहीं डालेंगे? नहीं, पकौड़ी नहीं डालेंगे। क्यों? लो, ये बिना पकौड़ी कैसे होगी? तो भाई देखो, इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, जो आपका सिंघाड़े का आटा है उसकी घोल बना के पकौड़ी भी बना सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत लजीज हो जाएगा फिर। और क्या, तो लजीज ही तो खाने के लिए बैठे हैं। तो इसमें आप पकौड़ी भी डाल सकते हैं, नहीं तो आलू के छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं, अच्छा लगेगा इससे। और ऐसे ही इसकी रसेदार सब्जी भी बनती है। तो आलू की अगर रसेदार सब्जी बनानी है आपको इसके पूड़ी के साथ, अगर खाना है सिंघाड़े के आटे की पूड़ी के साथ, तो बस आप आलू को छौंक लें अच्छे से, घी में जीरा डाल के, हरी मिर्च, अदरक जो आप चाहते हैं, और उसके बाद उसमें पानी डाल दें। पानी बहुत पतला बनेगा क्योंकि इसमें आप टमाटर आदि नहीं डालते हैं। अगर आप टमाटर खाते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग बनाने के लिए आप इसमें सिंघाड़े का थोड़ा सा घोल डाल दें कच्चा, और उसको अच्छे से बहुत कम, थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच बराबर बस डाल दें। और थोड़ा सा खटाई के लिए इसमें इमली का पानी डालेंगे तो बहुत स्वादिष्ट बनेगी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही लजीज बता रहे हैं आप तो। ऐसा लग रहा है कि उपवास रख ही ले अब तो। बस अब रख लेना, जब मौसम आएगा। मतलब कुछ लोग सोमवार को केवल रखते हैं ना, तो इस बार सोमवार रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ठीक है ना। तो व्यंजन तो हो गया, लेकिन गीत एक सुना दो, फिर आगे बढ़ते हैं। रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब तेज बरखाई आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब तेज बरखाई आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी।
रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जो बरखाए आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना। बिरहा अगन बैरी मन को जलाए, बिरहा अगन बैरी मन को जलाए, डर खा किरीम झिम आग लगाए, बदरात कह दे कोई हमके बरसिया, बदरात कह दे कोई हमके बरसिया, आ जाए सैया घर तो जिनके बरसना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जो बरखाए आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना। रातों में चोरी चोरी वाकई बहुत ही मधुर और प्यारा गीत था ना। लेकिन समय हो चुका है पूनम, तो हाँ। अब तो विदा लेना पड़ेगा क्योंकि हमें फिर हाजिर होना है। बिल्कुल, तो आज इस कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। पूनम त्रिपाठी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।